easy, said no parent ever. Yes, पेरेंटिंग डेफिनेटली एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी है, फिल्ड विथ इमोशंस लाइक लव, केयर एंड जॉय, but also filled with emotions of total anger, frustration, and exhaustion. Salamun alaikum, my dear viewers. My name is Ruhi Vakil and I am a psychologist. और आज हम एक ऐसे पेरेंटहुड के फेज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही फन लेकिन बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस है। ये फेज़ शुरू होता है टॉडलरहुड से, दैट इज 2 to 3 years of age, और खत्म होता है अराउंड 7 to 8 years of age। ये एज में बच्चे काफी फिजिकली केपेबल होते हैं टू जंप एंड रन एंड डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, लेकिन मेंटली अभी तक उनका ब्रेन फुल्ली डेवलप नहीं होता है टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, येस और नो, waiting, following instructions, following a particular timetable, etc. तो आज हम समझेंगे कि ये जो हमारे नोटोरियस से लेकिन बहुत ही ज़्यादा क्यूट बच्चे हैं, उनके साथ कैसे इंटरैक्ट करें सो दैट वो हमारी बात को थोड़ा बहुत फॉलो कर ले without spoiling our relationship and bond with them and without feeling totally frustrated and exhausted. वैसे तो मेरे काउंसलिंग एक्सपीरियंस में बहुत से पेरेंट्स होते हैं जो मुझे कई तरीके के सवाल पूछते हैं, लाइक टैंट्रम्स को कैसे हैंडल किया जाए, बच्चों से टाइम पे हर चीज़ कैसे कराई जाए, टाइम पे जागना, रेडी होना, खाना, एंड सो मेनी अदर क्वेश्चंस लाइक दिस। और ये सवालों का कोई एंड नहीं है। सो आज मैं ये सब क्वेश्चंस को डायरेक्टली तो एड्रेस नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अगर आपके भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस है जो ये वीडियो देखते वक्त आपके माइंड में आ रहे हैं, तो उसे प्लीज़ कमेंट्स में आप मेंशन करिए, या तो एक गूगल फॉर्म भी है जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिससे कि आप अपने सारे स्पेसिफिक क्वेश्चंस है जो स्ट्रगल्स आप फेस कर रहे हैं उसे आप पूछ सकते हैं। एंड इंशाल्लाह ये सीरीज पेरेंटिंग की जब एंड करेगी तो हम एक वीडियो डालेंगे जिसमें ज्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे गए होंगे उसे हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। सो आज का जो वीडियो है उसमें मैं ये जो प्रॉब्लम्स मैंने मेंशन किए उसे सॉल्व करने में इतना ज़्यादा फोकस नहीं करूँगी, लेकिन ये प्रॉब्लम्स जो अराइज होते हैं वो अगर आप आज का ये वीडियो फॉलो करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स शायद आप उसे कम फेस करेंगे, और अगर फेस कर भी लेंगे तो इमोशनली शायद इतना स्ट्रेस्ड फील नहीं करेंगे। सो आज मैं आपसे पेरेंटिंग की 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बात करूंगी कि जिसे आप अगर माइंड में रख लेंगे तो ये बहुत ही सिंपल चेंजेस है और बहुत ही सिंपल प्रैक्टिसेस है जिसको हमने डे टू डे प्रैक्टिस में अगर हमारी हैबिट बना दी तो ये हमारे लिए भी काफ़ी कम स्ट्रेसफुल हो जाएगा। वी विल बी एबल टू एंजॉय दिस पेरेंटिंग जर्नी अ लिटिल मोर। Of course, not the way it is shown on social media and movies. It is still going to be exhausting, tiring. ये सब करने के बावजूद भी you will have your bad days. Your children will have absolutely terrible days because there is no realistically possible way to make parenting a smooth, calm, and simple ride. It is supposed to be adventurous. It is supposed to be full of energy, chaos. But today we are going to try and find fun in the chaos instead. Number 1, how to connect with our children on an emotional level. अब सवाल ये है कि क्या इमोशंस इतने इम्पोर्टेंट है और बच्चे इमोशंस को समझ भी सकते हैं? So here's the thing. Children can behave well if they feel well. So अगर हमने इमोशंस के ऊपर फोकस किया तो शायद हमें उनको कॉन्स्टेंटली कैसे बिहेव करना है वो समझाना ही नहीं पड़ेगा। सेकेंड, हाउ टू गेट देम टू डू थिंग्स ऑन अ डेली बेसिस। तो खाली इमोशंस को समझने से हम हमारे बच्चों को हमारा डे टू डे रूटीन और टाइम टेबल तो फॉलो नहीं करा सकते हैं। वी ऑल नीड सम प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज जिससे कि हमारा डे टू डे रूटीन थोड़ा सा आसान हो जाए। एंड नंबर 3 is for all the times when you are done being creative, fun, and the friendly parent that you want to be all the time. Yes, time to get serious. That is how to get angry on them. So ये 3 चीज़ों में जो first point है, which is the most important point, is learning to connect emotionally with your child. अपने बच्चे से इमोशनली कैसे कनेक्ट किया जाए जिससे कि हम उनके जो नेगेटिव इमोशंस है
उसे मैनेज कर सके। यस, पॉजिटिव इमोशंस तो जो होते हैं वो हम सबको बहुत पसंद होते हैं एंड वी डोंट स्ट्रगल विथ रेसिप्रोकेटिंग और एक्सेप्टिंग दोज इमोशंस। लेकिन जब बात आती है नेगेटिव इमोशंस की, डिफिकल्ट सिचुएशंस की, तो वो हमें बहुत ओवरवेलम कर लेते हैं। And most of the times we get tempted to distract them or explain them why this emotion is not important। जैसे अगर बच्चे को बहुत गुस्सा आ रहा है तो ज्यादा करके ऑटोमेटिकली हमारे मुंह से क्या निकलेगा, अरे व्हाट इज देयर टू बी एंग्री, जस्ट बी हैप्पी, इट्स ऑल गोइंग टू बी फाइन। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी डू दैट क्योंकि एज पेरेंट्स हम चाहते हैं कि हम हमारे बच्चे को प्रोटेक्ट करें कोई भी नेगेटिविटी से, बट इन दिस प्रोसेस वी माइट एंड अप सप्रेसिंग दीज इमोशंस। और उससे क्या होता है कि बच्चे का वो इमोशन फिर भी अंदर रहता ही है, उनकी वो एंगर वाली फीलिंग हमारे बोलने से चली तो नहीं जाती है, बट फ्यूचर में दे माइट वंडर वेदर यू आर द राइट पर्सन टू शेयर दिस इमोशन और नो, बिकॉज समवेयर इन द बैक ऑफ देयर माइंड उनको लगेगा कि माई पेरेंट इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड मी प्रॉपरली, सो देन इवन इफ दे आर फीलिंग समथिंग इनसाइड दे माइट ट्राई टू सप्रेस इट एंड पुट अ हैप्पी फेस। और यही सब इमोशंस बिल्डअप होके उसका रिजल्ट होता है big emotions, tantrums, unmanageable feelings, which then we don't know कि अब हम इसको कैसे manage करें. Which is why at the first stage when they are feeling something small, we can find simple ways to just accept the feeling. Now at this point काफी पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि अगर हम सारी फीलिंग्स को एनकरेज करेंगे तो हमारा बच्चा ज्यादा सेंसिटिव तो नहीं हो जाएगा, और व्हाट इफ वी आर एनकरेजिंग देम टू बी एंग्री किड्स or kids who are always frustrated and don't know how to be happy. But in reality हम जितना एक इमोशन को या एक फीलिंग को एक्सेप्ट करके उसके साथ रहना सीखते हैं उतना ही जल्दी हम उससे मूव ऑन कर सकते हैं। तो अगर हमने सिंपली हमारे बच्चे का एक फीलिंग जो उसको फील हो रहा है उसको एक्सेप्ट किया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो फीलिंग के साथ जो भी एक्शंस वो कर रहे हैं उसको भी हमें एक्सेप्ट करना है। रिमेंबर, गुस्सा फील करना एक्सेप्टेबल है, बट गुस्से को एक्सप्रेस करने के कई हेल्दी तरीके भी होते हैं और कई अनहेल्दी तरीके भी होते हैं। सो हमें वो एक्शन को स्टॉप करना है जो कि गुस्से के बाद एक अनहेल्दी डायरेक्शन में जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल हिटिंग समबडी, दैट इज रॉन्ग, बट फीलिंग एंग्री ऑन समवन इज नॉट रॉन्ग। तो हमें हमारी बाउंड्री एक्शन पे ड्रॉ करनी है, ना कि जो फीलिंग अराइज हो रही है उस पे। Point number 2 of how to accept their feelings is by using the magical tools of paper and pen. Use writing or art as a way to enter their world. सोचो कि अगर आप एक शॉपिंग सेंटर में गए हैं एंड उधर बिकॉज उनको बहुत सारी चीजें बाय करनी होती है एंड हम सब तो बाय नहीं कर सकते हैं, सो इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग देम व्हाई यू कैन नॉट बाय दीज थिंग्स, जस्ट टेक अ पेपर एंड अ पेन आउट and say that I know you want to buy so many things and it's frustrating if we cannot buy it all. So let's write them down and make a list of everything that you want. और उस वक्त हम अगर थोड़ा सा बच्चे को डाइवर्ट कर देंगे तो वो लिस्ट के ऊपर फोकस करेगा और उसको समझेगा कि माई पेरेंट इज अंडरस्टैंडिंग एंड इज वैल्यूइंग माई विशेस। और जब ये एक सिस्टम हो जाएगी तो नेक्स्ट टाइम वो ही सामने से हैबिट बनाएंगे लिस्ट लिखने की, और उसमें से कुछ चीजें, अगर उनका बर्थडे आ रहा है, कोई भी इवेंट आ रहा है, कोई अकम्पलिशमेंट है, तो वो लिस्ट का यूज करे जिससे कि दे फील हर्ट। और दूसरा तरीका है पेपर और पेन यूज करने का, इज टू ड्रॉ देयर इमोशंस। लेट मी टेल यू अ स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम मेरे सेशन में एक 5-year-old बच्चा आया था एंड फ्रॉम द स्टार्ट यूजुअली ही इज़ वेरी चैटी, लेकिन उस दिन वो बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था। देयर वर सो मेनी वेज आई ट्राइड टू आस्क क्या हुआ, इज देयर समथिंग यू वांट टू टॉक अबाउट, यू लुक सैड। मैंने मेरे सारे टेक्निक्स यूज कर लिए थे, लेबलिंग इमोशंस, प्ले, बट नथिंग गॉट हिम टू रिस्पॉन्ड। सो मैंने एक ब्लैंक पेपर वहाँ रखा एंड आई टुक अ मार्कर, आई मेड अ फेस and I just put eyes and I made a big frown. मैंने एक sad face बनाया और मैंने उसको पूछा is this how you are feeling, और उसने बस एक छोटा सा yes किया, बट उसके बाद भी उसने ज्यादा कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया। फिर मैंने एक टीयर ड्रॉप बनाया वो फेस पे और फिर मैंने वापस उसको पूछा कि is this how you are feeling, और उसने थोड़ा ज्यादा yes किया और फिर मैंने एक और टीयर ड्रॉप बनाया and I was like now is this something you're feeling, and फिर उसने मार्कर मेरे हाथ से लिया, फिर उसने पूरे फेस पे बहुत सारे टीयर्स बनाए और वो टीयर्स बनाते बनाते मैंने देखा कि उसके फेस पे एक रिलीफ आ रहा था स्लोली एंड ग्रेजुअली।
और फिर वो टीयर्स बनते बनते उसने पूरे पेपर पे टीयर्स बनाए हुए थे, उसने बहुत सारे स्क्रिबल्स किए हुए थे, एंड देन ही लुक्ड एट मी विद अ स्माइल। तो समटाइम्स यू डोंट नीड टू यूज वर्ड्स, क्योंकि बच्चे वर्ड्स से कभी कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, लेकिन आर्ट इज अ वंडरफुल फॉर्म टू लेट देम एक्सप्रेस, and you can be a part of it as well. Point number 3 of accepting your child's feelings is using imagination and fantasy. कभी कभी सिचुएशन थोड़ी ट्रिकी होती है, एंड दैट्स व्हेन यूजिंग इमेजिनेशन वर्क्स वंडर्स। सोचो कि आप ऐसी कोई चीज बच्चे को नहीं दे पा रहे हैं जो उनको चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अ चॉकलेट। अब वो टाइम पे आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो आप उसको बैठ के पूरा साइंस समझाओ हाउ चॉकलेट इज गोइंग टू डैमेज योर टीथ, और इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, और यू आर गोइंग टू गेट अ कॉफ आफ्टर दैट। या फिर दूसरा ऑप्शन है टू जस्ट एक्सेप्ट that yes, chocolates are super tempting. Admit the fact that yes, they are super delicious. Imagine if we could have unlimited number of chocolates every single day and nothing bad would happen to us. Wouldn't that be a wonderful day? Would you like to talk about it? और फिर वो अपनी पूरी स्टोरीज बताएगी। इससे हम उनकी विशेस तो फुलफिल नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम एक क्रिएटिव मेजर यूज कर रहे हैं उनकी विशेस के बारे में फैंटेसाइज करके, एंड मोर इम्पोर्टेंटली एक्सेप्ट करके कि what you want is understandably tempting, but we can still not have it. सो यू सी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक्शन को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर हम उनकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ पेरेंटिंग, जो ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड है। यस, हम खाली फीलिंग्स की बात करके तो डेली रूटीन हमारा फॉलो नहीं करवा सकते हैं हमारे बच्चों से। देर आर सो मेनी थिंग्स वी हैव टू गेट देम डन। लाइक सब बच्चों का एक रूटीन होता है, टाइम टेबल होता है, देर आर थिंग्स वी वॉन्ट देम टू डू एवरी डे। तो चलिए कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करें जो कि हम डे टू डे बेसिस पे यूज कर सकते हैं टू गेट चिल्ड्रन टू डू व्हाट वी वांट, बट विद अ लॉट ऑफ फन and less yelling and shouting and being totally frustrated on them. Now again there are three ways you can get this done. So पहला जो तरीका है वो है making things fun, being playful. अब ये जो तरीका है वो of course हम सारे मूड में नहीं कर सकते हैं. It is important for us to feel little bit less serious and angry to be able to make things fun. Initially इसको habit में लाना थोड़ा difficult होगा when you have so many things on your plate, but अगर ये एक system बन गई तो फिर आपके और बच्चे के लिए काफ़ी चीज़ें easy हो सकती है emotionally speaking. So how to make anything fun? Now as parents you very well know that बच्चों के साथ कोई भी चीज़ को एक गेम बनाना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है. It is just that हमारा mindset उस वक्त seriously काम करना होता है, and that is why game does not occur to us. But if you make your mind and start looking for a way to make something a game, then it is not going to be difficult for you at all. But just to give you a few ideas of how you can turn anything into a game, either by making a very boring task into a challenge or a race where आप और आपका बच्चा दोनों रेस लगा रहे हैं and who does something faster like cleaning up the toys after playing, या फिर आप एक चीज को अपना पपेट बना के उससे बात करके उनको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कोई फनी आवाज में. आप रोल प्लेइंग कर सकते हैं जहाँ पे आप एक स्टूडेंट है या फिर आप एक बच्चा है जिसको चीजें नहीं पता है, एंड योर चाइल्ड इज एक्चुअली द अडल्ट इंस्ट्रक्टिंग यू, showing you how things are to be done. Just something as simple as making them wear clothes. आप उसी को पूछ सकते हैं कि ओ ये स्लीव आपके पैर में जाएगा, राइट? And your child would be laughing and maybe would teach you कि ये यहाँ पे जाएगा, and in that process of talking and asking questions the task would have been completed. दूसरा जो तरीका है वो सिचुएशंस के लिए है जहाँ आप और आपका बच्चा पावर स्ट्रगल एक्सपीरियंस कर रहे हैं. पावर स्ट्रगल क्या होता है? जहाँ पे हम कोई एक पॉइंट को लेके इतना फर्म हो जाते हैं बिकॉज अगर बच्चे नहीं मान रहे हैं हमारी बात तो वी फील हेल्पलेस एंड वी फील लेस पावरफुल. और अब तो हमें वी फॉरगेट अबाउट द एक्चुअल टास्क दैट इज टू बी डन, बट वी जस्ट वांट देम टू लिसन टू अस. एंड जितना भी हम ये चीज़ को ट्राई करते हैं उतना ही बच्चा हम जो बोलते हैं उसका ऑपोजिट ही करता है, और उनका गोल बन जाता है टू गेट सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल इन द सिचुएशन. तो ये टाइम नहीं है हमें हमारा पावर दिखाने का, लेकिन इफ वी रियली वांट टू गेट समथिंग डन then give up the power that you have. How to give them power? You can give them multiple choices which they can choose from,
और यू कैन आस्क देम क्वेश्चंस। नाउ बाय चॉइसेस आई डोंट मीन कि आप उसको चॉइस दे ये चीज़ करना है या नहीं करना है, नहाने जाना है या नहीं जाना है। चॉइसेस ऐसी देनी है कि जिससे उनको लगे कि पावर उनके पास है, बट अल्टीमेटली वो कर वही रहे हैं जो उनके लिए सही है और जो हमने डिसाइड किया है। सो नहाना है, ये टाइम पे नहाना है, वो हमारी चॉइस है। उन्हें चॉइस देनी है कि क्या आपको भाग के नहाने जाना है, जंप करके नहाने जाना है, कि फिर स्पाइडरमैन के जैसे वॉक करके नहाने जाना है। दे फील कि ये चॉइस तो उन्होंने ही की है और वो भूल जाते हैं कि मुझे नहाना है या नहीं नहाना है वॉज अ चॉइस एट वन पॉइंट। एंड बाय आस्किंग देम क्वेश्चंस, अगर हम उनको कोई भी चीज़ में इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनको भी कुछ चीज़ें समझाने का मौका दे रहे हैं, तो वो एक जो रिलेशनशिप होता है पेरेंट और चाइल्ड का, जो बॉन्ड होता है, वो बहुत ही ज़्यादा बेटर हो जाता है, क्योंकि बच्चे के लिए हम मॉडल कर रहे हैं हाउ टू आस्क एंड फॉलो डायरेक्शंस। एंड कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो हम उनको ही दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें चाहिए कि वो स्क्रीन टाइम के लिए एक लिमिट सेट करें, तो हम उनको ही एक इजी टू फॉलो वाला क्लॉक दे सकते हैं और उनको एक टाइमर सेट करके बोल सकते हैं कि आपको ये टाइमर को फॉलो करके सबको बताना है कि स्क्रीन टाइम इज ओवर एंड एवरीबडी हैज़ टू पुट अ स्टॉप एट इट। ऐसे आप कोई भी चीज़ में कर सकते हैं बाय जस्ट गिविंग देम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट। उससे हमारा स्ट्रेस भी कम हो रहा है और उनके अंदर इंडिपेंडेंस बढ़ जाएगी। And another great way to get them to do things is to use something that is more physical and visual. बच्चे जो है वो टाइम का कॉन्सेप्ट मेंटली समझ नहीं पाते हैं, या फिर एक ऑर्डर जो हमारे माइंड में होता है एक रूटीन के बारे में कि ये चीज़ के बाद हमें ये करना है, वो जो रूटीन है, ऐसा नहीं है कि उनको करना नहीं होता है, बट दे जेन्युइनली कैन नॉट कीप अ ट्रैक। उनका ब्रेन अभी तक रेडी ही नहीं है ये सब चीज़ों के बारे में एक रियलिस्टिक सेंस रखने के लिए। बट जब कोई चीज़ को हम फिजिकली विजुअली प्रेजेंट करें, तो फिर वो उनके लिए थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक विजुअल टाइम टेबल बना के रख दिया वॉल पे। ऐसा नहीं कि हमने बना के बस उनको दिखा दिया, बट include them in the process of making it. We may have to help them follow through the timetable, but they are the ones making that decision. और अब बात करते हैं हमारे तीसरे and final aspect of parenting. These are important times where child's safety is concerned or things are going out of hand in any way. ये वो times है जब आपको एक्चुअली बहुत गुस्सा आ रहा है एंड बात भी थोड़ी सी सीरियस है। जैसे आपका बच्चा ऐसी कोई चीज़ कर रहा है जिससे कि वो सेफ नहीं है, या तो वो किसी और को इंजर कर रहा है, या ऐसी कोई चीज़ है जो कि बिल्कुल आपने रूल्स सेट किए हैं उसके अगेंस्ट जा रही है। तो ऐसे टाइम पे हम कैसे रिएक्ट करें कि बात की सीरियसनेस भी कन्वे हो जाए एंड हम ऐसे वर्ड्स भी यूज़ नहीं कर रहे हैं जिससे कि बच्चे को कोई डीप इमोशनल हर्ट महसूस हो जाए, या फिर हम कुछ ऐसा कह दें जो हम ही बाद में रिग्रेट करेंगे। तो ऐसे सिचुएशंस में बहुत ही लंबा लेक्चर देने से या बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने से अच्छा है कि कुछ कम वर्ड्स में हम हमारा मैसेज कन्वे कर दें। जैसे कि जो भी आप उस वक्त देख रहे हैं बस उसको डिस्क्राइब करिए। यूजुअली जब हम गुस्से में होते हैं तो हम ऐसे कुछ चीज़ें बोल देंगे जो हमें बाद में पछतावा होगा। फॉर एग्जाम्पल, ओ यू आर सच अ लेजी यूजलेस चाइल्ड, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्यों इतने केयरलेस हो। बहुत सारे हम ऐसे वर्ड्स यूज़ कर देते हैं जो माइंड में बच्चे के भी घूम सकते हैं, और उसे हम कुछ भी करें इरेज नहीं कर पाएंगे। उससे वो बच्चे की आइडेंटिटी पे भी काफ़ी असर हो सकता है, जिससे कि वो अपने आप को वो नज़र से देखने लगता है कि आई एम अ यूजलेस चाइल्ड, no matter what I do, I will never be able to make my parents happy, etc. तो हमने वो चीज़ गुस्से में बोल दी होगी, उसके बाद हम जाके बोल भी दे कि आई एम सॉरी, आई डिड नॉट मीन इट, लेकिन वो वर्ड्स जो है वो माइंड में रह जाते हैं। तो गुस्सा भी करे तो ऐसे वर्ड्स को यूज़ करने से अवॉइड करिए, और इसके बदले आप गुस्से में ही सही, फर्म वॉइस के साथ ही सही, खाली वो सिचुएशन को डिस्क्राइब करिए। जैसे कि अगर आपका बच्चा पेंट कर रहा है और हर जगह पे पेंट गिर रहा है, तो इंस्टेड ऑफ टेलिंग देम हाउ यू आर मेकिंग सच अ बिग मेस, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ मेनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू टू बी मोर केयरफुल, यू आर सो मेसी, ये सब बोलने से अच्छा रहेगा एक सिंपल सेंटेंस में अपना जो ऑब्जर्वेशन है उसको शेयर करिए। फॉर एग्जाम्पल, आई सी दैट देयर इज अ लॉट ऑफ पेंट ड्रिपिंग हियर। If you say that, the child knows कि आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हो। If the paint is dripping, they are supposed to do something about it, and then they will think of the right action and do it. लेकिन अगर आपने वो messy label use कर दिया, तो बच्चा अपने आप के बारे में ये सोचने लगेगा कि I am a messy person, और जब वो चीज़ वो अपने बारे में सोचता है
तो फिर वो एक्शंस भी वैसे ही करता है जो वो थॉट के साथ अलाइन करे. दैट इज बीइंग मेसी ऑल द टाइम. And sometimes, when the situation is even more serious than a paint dripping, when you don't have the time to sit and describe and observe things and frame it in your mind, another very quick thing to do is to take direct action. अगर आपका बच्चा एक प्लेग्राउंड में दूसरे बच्चों के ऊपर फॉर एग्जाम्पल सैंड थ्रो कर रहा है एंड दैट इज कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल, किसी की आईज में जा सकता है एंड इट इज नॉट समथिंग टू बी एनकरेज. वहाँ पे in that situation you may not want to stand and describe. Yes, you can give a warning or two, लेकिन उसके बाद instead of yelling and shouting or punishing them, take them and tell them that मुझे अब आपको घर लेके जाना पड़ेगा because I cannot let other kids get hurt. ये एक्शन से वो समझ जाएंगे कि मैंने कुछ गलत किया है, पर आप ऐसे कोई भी वर्ड्स यूज नहीं कर रहे हो जो कि लॉन्ग लास्टिंग डैमेज उसके माइंड में क्रिएट कर सकता है. And I know as parents sometimes we all are human beings और हमारे अंदर भी बहुत गुस्सा होता है एंड हमारा मन करता है जोर से बस चिल्ला दे और हमेशा शांति से काम लेना, हर चीज को पॉजिटिवली लेना is not humanly or practically possible. So in situations like that, you can use a higher volume if you feel like you are not going to be able to control that. लेकिन जब आप वो हाई वॉल्यूम को यूज कर रहे हैं, सो मेक श्योर कि जो वर्ड्स आप यूज कर रहे हैं वो आपके बच्चे को डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं. और जरूरी नहीं है कि गुस्सा बहुत ही ज्यादा बड़ी इवेंट पे आए. कभी कभी छोटी छोटी चीजों पे डेली एक ही चीज बोलने के बाद ओवर एंड ओवर अगेन दे डू नॉट लिसन टू अस. और ऐसी सिंपल चीजों में भी कभी कभी हमें चिल्लाना पड़ता है. पर वो जब हम चिल्ला रहे हैं तो मेक श्योर दैट यू यूज ओनली वन वर्ड. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से हमने हमारे बच्चे को ओवर एंड ओवर अगेन ट्रेन किया है कि बाथरूम से बाहर निकलने के बाद लाइट्स ऑफ करनी है एंड दे डोंट डू इट. सो इंस्टेड ऑफ शाउटिंग एट देम कि तुम कभी भी बात नहीं सुनते हो, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई डू यू नेवर लिसन, यू आर सो इररिस्पॉन्सिबल, ऐसे चीजें जो उसके माइंड में एक लेबल क्रिएट कर सकती है, इंस्टेड ऑफ डिस्क्राइबिंग देम जस्ट शाउट लाउडली विथ वन वर्ड which says lights. इससे आपका गुस्सा भी थोड़ा रिलीज हो जाएगा बिकॉज आपके अंदर भी वो एनर्जी थी which had to be kept out और उसको भी समझ आ रहा है कि he's done something wrong. और वो शायद वो मोमेंट में अपसेट भी होगा, पर ये मोमेंट ऐसा नहीं है कि उसके कॉन्फिडेंस को अटैक कर रहा है या फिर वो अपने आप के बारे में क्या सोचता है उसको इम्पैक्ट कर रहा है. वो टेम्पररीली अपसेट होगा that you used a higher volume, but later on it will be fine. Remember, using a higher volume is not something I encourage, लेकिन I know that as parents it can be very difficult to always be calm and later on आप अगर हाई वॉल्यूम यूज कर रहे हो तो आपको उनसे बात करके ये चीज को भी रिपेयर करना पड़ेगा so that everything is fine between the two of you. So these were some of the many different ways you can enjoy parenting more and make it less stressful. I'm saying less stressful क्योंकि no matter what we do, parenting is a journey filled with some amount of exhaustion and frustration. But अगर हम ये चीज़ों को एक regular habit बना देंगे तो हमारे और हमारे बच्चे के लिए काफ़ी चीज़ें less personal and emotional होके more fun and creative हो सकती है. My suggestion is start with the times which are not very serious to just practice these things and eventually you will be able to do it for the more serious times also. And I know ये सब चीजें starting में करने में थोड़ा effort और energy लगेगा, but let me tell you that without you realizing it, yelling and giving punishments also takes a lot of emotional and physical energy without you realizing it. So at the end of the day, it is about choosing your struggle. Whether you want to struggle with the guilt and the tiredness that you feel after the constant yelling and punishment, which also can be at the cost of your child's self-esteem and confidence, versus the struggle of choosing something much more fun and creative on a daily basis. Choice is yours. Thank you so much my dear viewers for watching this. और अगर आपको कोई भी specific questions है तो please do not hesitate, write to us in the comment section or fill the Google form attached
in the video description.